सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बिनर जबल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और साथ ही में ट्रांसफार्मर के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही में उसकी वर्किंग प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ट्रांसफार्मर, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब क्या है, वो मूवमेंट नहीं करता, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, मतलब स्टैटिक डिवाइस हो गया। दूसरी बात, वो अपनी पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से लेके दूसरी सर्किट तक। और तीसरी बात और चौथी बात जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, मतलब वो पावर को चेंज नहीं करता और साथ ही में फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता। मतलब ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी और उसके पावर को चेंज नहीं करता। चलिए ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स है उसको मैं जो भी वर्किंग है उसकी वो डिटेल। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, जो कि ऑयल बेस ट्रांसफार्मर है, मतलब इसकी ऑयल से कूलिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये क्या करता है, इनकमिंग 11 kV को 3 फेज में कन्वर्ट करता है। इनकमिंग में 11 kV और जो सेकेंडरी साइड है उसमें 3 फेज हमें मिलता है, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है वो KVA में रहती है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। तो चलिए इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेस इसको प्रोवाइड किया है, फाउंडेशन एक प्रोवाइड किया है, कंक्रीट का है। क्यों इसको फाउंडेशन और बेस प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका वेट ज़्यादा रहता है, इसका वेट टन्स में रहता है। तो हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है वो ज़मीन में ना धंस जाए, इसके लिए हम उसको एक फिक्स बेस प्रोवाइड करते हैं। तो बाद में हम देखेंगे हमारा मेन टैंक, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। तो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक में क्या रहता है, हमारी वाइंडिंग्स प्लेस रहती है, प्राइमरी साइड और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। 3 फेज है तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग्स यहाँ पे प्लेस की जाएंगी। और हमारे मेन टैंक में साथ ही में ऑयल भी फिल किया होता है। तो कौन सा ऑयल फिल किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसफार्मर में लगभग 2 तरीके के हमारे ऑयल फिल करते हैं। एक हो गया नेफ्थलीन, मतलब नेफ्ता, और दूसरा हो गया पैराफिन। तो इस ट्रांसफार्मर में फिल किया है हमारा नेफ्ता ऑयल। नेफ्ता ऑयल, तो ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा जो भी जो कंडक्टर प्लेस किया है, जो भी वाइंडिंग प्लेस की गई है हमारे मेन टैंक में, उसको ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, मतलब जो हमारी जो वाइंडिंग्स है वो हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के बाद उसमें हीट बढ़ने के बाद उसको ज़रूरत पड़ता है कि उसको कूलिंग प्रोवाइड करें। तो ऑयल जो हम नाफ्ता ऑयल यूज़ करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, साथ ही में हमारी जो भी वाइंडिंग प्लेस की गई है हमारे मेन टैंक में उसको कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। ये होगी हमारी मेन टैंक की बात। तो मेन टैंक में जो हम ऑयल फिल करते हैं वो पूरा भरा हुआ रहता है। साथ ही में आप यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक देख सकते हो, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है। तो हमारा जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक में क्या रहता है, हमारा जो मेन टैंक है वो फुल्ली ऑयल से भरा हुआ रहता है, लेकिन हमारा जो भी कंजर्वेटर टैंक है उसमें भी ऑयल रहता है, लेकिन वो हाफ, मतलब आधा ही भरा हुआ रहता है। ऐसा क्यों रहता है, मान लीजिए हमारा जो भी जो वाइंडिंग्स है वो हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के बाद वो क्या होता है, हमारा जो भी ऑयल है वो भी वहाँ पे प्लेस किया गया है, फिल किया गया है। तो हीटिंग के साथ साथ हमारा जो ऑयल है वो भी बॉईल होता है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा, मेन टैंक से जो ऑयल फिल किया गया है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो वो बाहर ना आए इसके लिए हमारा जो भी कंजर्वेटर टैंक है वो आधा ही फिल किया जाता है। साथ ही में हमारा जो भी कंजर्वेटर टैंक है उसमें एक गेज भी प्लेस किया रहता है, उसको बोलेंगे हम मेजरिंग ऑयल गेज, ऐसा कुछ ऑयल गेज रहता है, जो कि एक हमें ऑयल कितना लेवल तक है वो हमें बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा, इसको बोलेंगे हम MOG। ठीक है। तो एक ऑयल गेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो भी कंजर्वेटर टैंक है वो आधा ऑयल से फिल किया गया है। ठीक है। तो ये होगी बात हमारी मेन टैंक की और कंजर्वेटर टैंक की। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे हम, एक्सप्लोजन वेंट। तो एक्सप्लोजन वेंट कहाँ पे प्लेस किया गया है, देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये रहा हमारा एक्सप्लोजन वेंट, ये जो आप देख सकते हो ये रहा हमारा एक्सप्लोजन वेंट। तो एक्सप्लोजन वेंट का क्या
काम होता है, क्या इसकी वर्किंग क्या रहती है। मान लीजिए हमारा जो भी ऑयल है वो बॉईल हो गया है, साथ ही में कंजर्वेटर का टैंक का जो भी ऑयल है वो भी साथ ही में वो बॉईल हो गया है, तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी एक्सप्लोजन वेंट है वो वहाँ से प्रेशर रिलीज़ करता है। जो भी यहाँ पे जो प्रेशर बना है मेन टैंक में या फिर कंजर्वेटर टैंक में, जो भी हमारा प्रेशर बना है उसको रिलीज़ करता है हमारा एक्सप्लोजन वेंट। रिलीज़ ये क्यों ज़रूरी है, प्रेशर रिलीज़ करना क्यों ज़रूरी है, हमारा जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक में जो भी प्रेशर बना है उसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एक्सप्लॉइड हो सकता है, मतलब फट सकता है। तो वो ना फटे इसके लिए हम एक एक्सप्लोजन वेंट भी यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो एक्सप्लोजन वेंट का मेनली काम होता है यहाँ से हमारा जो भी प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। अभी हम देखेंगे बकोज रिले। बकोज रिले की वर्किंग कैसी होती है। मैं ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे बकोज रिले यूज़ नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन बकोज रिले का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा जो भी वाइंडिंग्स है जो कि मेन टैंक में प्लेस किया गया है, अगर उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर जो भी ऑयल का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो जो बकोज रिले है उसको सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है उसको ट्रिप कर देता है। जैसा हमारा जो नॉर्मली एमसीबी होता है जो कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद अपने आप ही ट्रिप हो जाता है, उसी तरह की उसकी वर्किंग रहती है। हमारे जो बकोज रिले है एबनॉर्मलिटी जो कंडीशन है उसको सेंस कर लेता है और हमारा जो पूरा ट्रांसफार्मर है उसको ट्रिप कर देता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हमारा रेडिएटर कि रेडिएटर की वर्किंग क्या होती है। तो हमारा जो भी ऑयल है वो बॉईल हो जाता है। ऑयल बॉईल होने के बाद वो ऊपर आ जाता है हमारे मेन टैंक के पास। ठीक है, तो मेन टैंक के जो भी ऊपर है वहाँ पे एक वेंट लगा हुआ होता है, वहाँ से जो बॉइलिंग ऑयल है वो रेडिएटर में आ जाता है। रेडिएटर का काम क्या है, हमारे जो भी इन्वायरमेंट से जो एयर आती है उसकी वो कोलेड हो जाती है हमारे रेडिएटर के जो भी पैनल है उस पर। तो जो एयर है वो जो बॉइलिंग ऑयल है वहाँ से जो फ्लो हो रहा है हमारे रेडिएटर से वो कूल कर लेता है। कूल करने के बाद हमारा जो रेडिएटर का जो निचला वाला मतलब बॉटम साइड में एक वेंट लगा होता है, तो जो ठंडा हुआ ऑयल है वो वहाँ से हमारे मेन टैंक में वापस चला जाता है। जो बॉईल हुआ ऑयल है वो ऊपर वाले वेंट से जाता है रेडिएटर्स के थ्रू, और हमारा जो भी सराउंडिंग वाली एयर होती है उससे वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद हमारा जो बॉटम में एक वेंट लगा होता है जो वापस हमारा जो ऑयल है वो हमारे मेन टैंक में चला जाता है। ये हो गया हमारा रेडिएटर का काम, जो कि ऑयल को वो ठंडा कर लेता है। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल का क्या यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा ब्रीदर। तो ब्रीदर का मेन मोटो क्या होता है, ये जो एयर रहता है उसको, जो नमी रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्रीदर में आपको सिलिका जेल दिखने को मिलेगा, और जो छोटा सा कंटेनर लगा है बॉटम में उसमें ऑयल फिल किया जाता है। तो सिलिका जेल है उसका नॉर्मल कंडीशन में कलर रहता है वो ब्लू रहता है, फिर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लू से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो ब्रीदिंग प्रोसेस करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट में जो एयर रहती है उसमें क्या क्या रहता है, नमी रहती है, धूल रहता है, मिट्टी रहती है। ठीक है, तो जब भी ये ट्रांसफार्मर ब्रीद इन करता है तो उसके साथ साथ क्या जाता है, उसमें धूल जाता है, मिट्टी जाती है और कुछ नमी भी जाती है। तो नमी तो हमारा जो सिलिका जेल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल ब्लू से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो छोटा सा कंटेनर लगा हुआ है जो कि बॉटम में जिसमें ऑयल फिल किया गया है वो क्या करता है, धूल और मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर धूल और मिट्टी और जो हमारा मॉइस्चर है वो सीधा हमारे मेन टैंक में जाएगा या फिर ऑयल से कांटेक्ट हो जाएगा तो वो जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रीदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर में दिख रहा है अभी ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है, इसको जो सिलिका जेल है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमें चेंज करना। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम बुशिंग्स। तो बुशिंग क्या होती है, ये जो बुशिंग आप देख रहे हो वो पोर्सिलिन की बनी होती है। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब 11 kV को वो 3 फेज में कन्वर्ट करता है। तो ये होगी हमारी EST साइड, मतलब हाई टेंशन वाली साइड, मतलब 11 kV की साइड होगी। तो आपको यहाँ पे पोर्सिलिन की 3 बुशिंग दिखाई देती है और यहाँ पे सप्लाई दिखाई देता है R, Y और B, जो कि बस बार से कनेक्टेड है। तो जो पोर्सिलिन की जो ये बुशिंग से जो भी इंसुलेटर यूज़ किया गया है वो हमारे जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उससे वो सेपरेट रहता है, वो कांटेक्ट में नहीं रहता। अगर
वो कांटेक्ट में रहा तो हमारे जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उसको मैं हाथ लगाऊंगा तो वो मुझे वो शॉक दे सकता है। तो हमारे जो पोर्सिलिन की जो इंसुलेटर यूज़ की जाती है वो हमारे जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उससे वो कांटेक्ट में नहीं रहते। बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रांसफार्मर है उसके बॉटम साइड में एक व्हील्स लगे हुए थे। तो अगर हमें इस ट्रांसफार्मर का दूसरे साइड में अगर इंस्टॉल करना है या फिर उसको दूसरी जगह पे ले जाना है तो इजीली हम इसके व्हील्स के यूज़ करके इसको हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो बाद में आपको यहाँ पे एक अर्थिंग की स्ट्रिप भी देख सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइंडिंग्स है जो मेन टैंक में अंदर है अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है या फिर किसी भी कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो वो हमारे ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी से कनेक्ट होगी तो हमें शॉक ना लगे, इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उसको एक अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फॉल्ट आता है तो सीधा जाके वो ग्राउंड हो जाएगी। अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।